हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आइए आज हम लोग एस के झा सर के साइंस चैप्टर नंबर 2 कोशिका सेल के बारे में पढ़ते हैं। प्रत्येक लाइन को हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला है कोशिका सेल। जीवों की सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका को जीवन की मूलभूत इकाई भी कहते हैं। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कॉर्क को काटकर सूक्ष्मदर्शी से देखा तो उसमें अनेक चैम्बर दिखाई दिया। इस चैम्बर्स को कोशिका कहा। कॉर्क ओक नामक वृक्ष से प्राप्त होता है। रॉबर्ट हुक ने निर्जीव कोशिका का अध्ययन किया। ल्यूवेनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। सजीव कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने किया था। नोट: संसार की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। संसार की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा 137 mm गुने 135 mm। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका मस्तिष्क के सेरिबेलम का ग्रेन्थ्यूल या जिसको हम लोग कनिका कोशिका भी कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु यानी कि ओवम। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन। पुरुष के शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। नोट: कोशिका का आकार माइक्रोमीटर में मापा जाता है। कुछ कोशिका अपना आकार पल पल बदलता रहता है, जैसे अमीबा तथा मनुष्य की WBC कोशिका का आकार निश्चित नहीं है। कोशिका के विभिन्न घटकों के लिए शब्द प्रयोग किया गया है। कोशिका अंगक। कोशिका सिद्धांत। 2 जर्मन वैज्ञानिक स्लाइडेन 1838 एवं स्वान 1839 ने कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया। स्वान प्राणीशास्त्री एवं स्लाइडेन वनस्पति शास्त्री थे। उन्होंने कोशिका सिद्धांत इस प्रकार दिया: पहला, प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। दूसरा, प्रत्येक कोशिका स्वतंत्र है किंतु सभी मिलकर किसी कार्य को संपन्न करते हैं। कुछ जीव कोशिका सिद्धांत का अनुपालन नहीं करते हैं। उनकी विशिष्ट संरचना कोशिका सिद्धांत के तथ्यों का अपवाद है। ये जीव निम्नवत हैं। पहला, विषाणु। विषाणु सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी माने जाते हैं। नोट: विषाणु का प्रमुख लक्षण निम्न है: जीव द्रव्य व कोशिकांगों का अभाव, अनेक जैविक क्रियाओं, श्वसन, उत्सर्जन आदि का अभाव, गुणन केवल परपोषी कोशिका के अंदर होता है। निर्जीवों के समान इनके भी क्रिस्टल बनाया जाता है। वायराइड। इसकी खोज डियनर एवं रेमियर ने 1971 में किया। यह विषाणु के समान परंतु विषाणु के विपरीत इसमें प्रोटीन का आवरण का अभाव होता है। यह पादप रोग के संक्रमण हेतु सबसे छोटे कारक होते हैं। नारियल में कैडांग नामक रोग, आलू में तुर्ककंद नामक रोग इन्हीं के कारण होता है। तीसरा है प्रियॉन। प्रियॉन की खोज स्टैनले सीनर ने 1982 में किया। यह केवल प्रोटीन से निर्मित होता है। इसमें न्यूक्लिक अम्ल का अभाव होता है। यह जंतु एवं पादप में तंत्रिका संबंधी रोग उत्पन्न करता है। इस पर कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं होता है। ए में है प्रोकैरियोटिक कोशिका और ये फिगर है प्रोकैरियोटिक कोशिका का। दूसरा में है बी यूकैरियोटिक कोशिका का, यह फिगर है यूकैरियोटिक कोशिका का। दोनों में अब अंतर देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर है। तो यह प्राचीन कोशिका है। इसके अंतर्गत बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, नीलहरित शैवाल आदि आता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। इसमें 70S प्रकार का राइबोसोम होता है। इसका DNA गोलाकार होता है एवं एकल सूत्र में होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है, केंद्रिका नहीं होती है।
प्रोकैरियोटिक का अपरिभाषित केंद्रक क्षेत्र केंद्रकाभ कहलाता है। यूकैरियोटिक कोशिका यह वास्तविक कोशिका है। इसके अंतर्गत सभी पौधे एवं जीव आते हैं। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम पाया जाता है। राइबोसोम 80S प्रकार का होता है। डीएनए सीढ़ीनुमा संरचना में होता है एवं पूर्ण रूप से विकसित होता है। इनमें वास्तविक केंद्रक पाया जाता है, केंद्रिका भी पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में किसी भी प्रकार का झिल्ली नहीं होता है। नोट: प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक पदार्थ जैसे प्रोटीन, डीएनए तथा आरएनए कोशिका द्रव के सीधे संपर्क में रहता है। इसमें गुणसूत्र एवं हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्रोमोसोम के स्थान पर न्यूक्लिक अम्ल होता है। इसमें केवल राइबोसोम अंगक के रूप में होता है। अस्पष्ट केंद्रक में केवल क्रोमैटिन पदार्थ होता है जिसे केंद्रकाय कहते हैं। कोशिका की संख्या के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं। पहला एक कोशिकीय और दूसरा होता है बहुकोशिकीय। तो पहला हम लोग एक कोशिकीय के बारे में पढ़ता है। एक कोशिकीय जिनका शरीर केवल एक कोशिका का बना होता है एक कोशिकीय कहलाता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, यूग्लिना इत्यादि। एक कोशिकीय जीवों में भोजन संपूर्ण शरीर द्वारा होता है। एक कोशिकीय जीव में भोजन एक स्थान से दूसरे स्थान तक पक्षाभीय गति द्वारा होता है। बहुकोशिकीय जीव जिनका शरीर अनेक कोशिकाओं के मिलने से बना है बहुकोशिकीय कहलाते हैं, जैसे मछली, मेंढक, मनुष्य इत्यादि। कोशिका की संरचना: पौधे में पाई जाने वाली कोशिका को पादप कोशिका एवं जंतु में पाई जाने वाली कोशिका को जंतु कोशिका कहते हैं। जंतु एवं पादप कोशिका की तुलना: अंतर का आधार अथवा कोशिकांग पादप कोशिका और इधर है जंतु कोशिका। कोशिका भित्ति इसमें पादप में कोशिका भित्ति एवं कोशिका झिल्ली दोनों पाई जाती है, जिसका निर्माण सेलुलोज से होता है। इसमें जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली पाई जाती है जो अर्धपारगम्य होता है। केंद्रक: पादप में केंद्रक उपस्थित होता है परंतु कोशिका में किनारे की ओर स्थित होता है। केंद्रक उपस्थित होता है परंतु कोशिका के बीच में स्थित होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं केंद्रक झिल्ली। पादप कोशिका में केंद्रक झिल्ली उपस्थित होता है और जंतु कोशिका में केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है। हरित लवक: पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है जबकि जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता है। राइबोसोम उपस्थित होता है, इसमें भी राइबोसोम उपस्थित होता है। रिक्तिकाएँ वैक्यूल्स: पादप कोशिका में रिक्तिकाएँ आकार में बड़ी तथा कम संख्या में पाई जाती है। जंतु कोशिका में रिक्तिकाएँ आकार में छोटी तथा अधिक संख्या में पाई जाती है। लाइसोसोम: पादप कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, जंतु कोशिका में लाइसोसोम पाया जाता है। गुणसूत्र उपस्थित होते हैं परंतु बड़े आकार के होते हैं। जंतु कोशिका में गुणसूत्र उपस्थित होते हैं परंतु छोटे आकार के होते हैं। अंतःप्रद्रव्य जालिका: पादप कोशिका में अंतःप्रद्रव्य जालिका भी दोनों प्रकार के अंतःप्रद्रव्य जालिका उपस्थित होता है तथा इनकी संख्या कम होती है। जंतु कोशिका में भी दोनों प्रकार के अंतःप्रद्रव्य जालिका उपस्थित होता है। खुरदरी, रफ एवं चिकनी दोनों प्रकार के अंतःप्रद्रव्य जालिका उपस्थित होती है तथा इनकी अधिक संख्या होती है। प्रकाश संश्लेषण के बारे में आइए पढ़ते हैं। तो पादप कोशिका में प्रकाश संश्लेषण होता है जबकि जंतु कोशिका में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट का संचय: पादप में कार्बोहाइड्रेट का संचय स्टार्च के रूप में होता है, वहीं जंतु में कार्बोहाइड्रेट का संचय ग्लाइकोजन के रूप में होता है। सेंट्रियोल: पादप कोशिका में सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है जबकि जंतु कोशिका में सेंट्रियोल पाया जाता है। रसधानी: पादप कोशिका में रसधानी पाई जाती है किंतु जंतु कोशिका में
रसधानी नहीं पाई जाती है। अब हम लोग पढ़ते हैं पहला कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ते हैं। यह सेलुलोज का बना होता है। यह केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। यह कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करता है। कोशिका भित्ति जीव द्रव्य के स्रावित पदार्थ द्वारा इसका निर्माण होता है। यह कोशिका विभाजन की अंतवावस्था के समय अंतःपरद्रव्य जालिका की छोटी छोटी नलिकाओं द्वारा बनती है। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं कोशिका झिल्ली। यह पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। जंतु कोशिकाएं चारों तरफ से अत्यंत महीन पारदर्शक एवं अर्धपारगम्य झिल्ली से घिरी होती है। इसे कोशिका झिल्ली कहा जाता है। कोशिका झिल्ली की बाहरी तथा भीतरी परत प्रोटीन एवं मध्यवर्ती परत फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। इसी के माध्यम से कोशिका में आयनिक सांद्रता के अंतर बना रहता है। कोशिका झिल्ली का प्रमुख कार्य कोशिका के भीतर से बाहर जाने वाले पदार्थ का चयन करना है। कोशिका झिल्ली या कोशिका भित्ति के अंदर एक गाढ़ा रंगहीन पारभासी तथा लसलसा वजन युक्त पदार्थ रहता है जिसे जीव द्रव्य कहा जाता है। जीव द्रव्य कोशिका के अंदर दो भागों में बटा हुआ है। पहला केंद्रक द्रव्य और दूसरा कोशिका द्रव्य। नोट: जब कोशिका के बाहर चारों ओर उपस्थित जल के अणुओं की सांद्रता कोशिका के भीतर जल के अणुओं की सांद्रता से अधिक होती है तो कोशिका फूल जाती है। दूसरा, अल्प पराशरी माध्यम में कोशिका द्रव्य का सिकुड़न पादप कोशिका में जीव द्रव्य संकुचन में परिभाषित करता है। कोशिका झिल्ली सहित अन्य पदार्थ का संकुचन जीव द्रव्य कुंचन कहलाता है। कोशिका झिल्ली का वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। कोशिकाओं में प्रवेश करने वाले एवं बाहर जाने वाले पदार्थ का नियंत्रण होता है। कोशिका का झिल्ली से कौन सा कोशिकांग पादप जंतु एवं जीवाणु तीनों में पाया जाता है तो कोशिका झिल्ली। अब हम लोग तीसरा पढ़ते हैं केंद्रक न्यूक्लियस। यह पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था। यह कोशिका का मुख्य भाग होता है जिसमें डीएनए, आरएनए और गुणसूत्र पाया जाता है। यह कोशिकीय गतिविधियों को संचालित एवं नियंत्रित करता है। यह कोशिका के आनुवांशिक पदार्थ का भंडार गृह होता है जो प्रजनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके मुख्य चार भाग होते हैं: केंद्रक कला, केंद्रक द्रव, केंद्रिका तथा क्रोमैटिन धागे। किस जीव में स्पष्ट कोशिका भित्ति होता है लेकिन केंद्रक नहीं होता है तो जीवाणु में। अब हम लोग पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। यह पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। इसकी खोज 1880 ईस्वी में कोलिकर के द्वारा किया गया था। 1880 से 90 ईस्वी में अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्ट कहा, किंतु माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सी बेंडा ने 1898 ईस्वी में रखा। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से घिरी होती है। इन उभारों को क्रिस्टी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं क्योंकि यह ऊर्जा उत्पन्न करता है। इसे कोशिका का पाचन तंत्र भी कहा जाता है। कोशिकीय श्वसन संबंधित अनेक जैव रासायनिक क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की बाह्य झिल्ली आयनों, पोषक अणुओं व ऊर्जा अणुओं के लिए पारगम्य, जबकि आंतरिक झिल्ली केवल ऑक्सीजन तथा एटीपी अणुओं के लिए ही पारगम्य होता है। यकृत में विषों का निराकरण माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा ही होता है। इससे दोहरी झिल्ली होती है। लवक के बारे में पढ़ते हैं। पाँचवां, लवक केवल पौधों में पाया जाता है और 3 प्रकार के होते हैं। हरित लवक प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। वर्णी लवक भिन्न प्रकार के रंग के लिए होता है। अवर्णी लवक स्टार्च के रूप में भोजन का संग्रह करता है। नोट: अवर्णी लवक मुख्यतः अमीनो अम्ल का वसीय अम्ल में परिवर्तित करता है। अब हम लोग छठा पढ़ते हैं गोल्जी बॉडी। इसकी खोज 1898 ईस्वी में कैमिलो गोल्जी के द्वारा किया गया था। यह पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। इसे डिक्टियोसोम भी कहते हैं। इसका मुख्य कार्य कोशिका भित्ति और सेल प्लेट का निर्माण करना होता है। यह कोशिका का प्रमुख श्रवण अंग है। यह लाइसोसोम एवं पैराक्सीसोम के निर्माण में सहायक होता है। यह शुक्राणुओं के अग्रपिंडों के निर्माण में भी सहायक होता है।
यह जंतुओं में विभिन्न प्रकार के हार्मोन के निर्माण में सहायक होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में संश्लेषित पदार्थ गोल्जी उपकरण में जमा रहता है। यह विभिन्न कोशिका पदार्थों के विनिर्माण, उनके संग्रहण तथा परिवहन हेतु उत्तरदायी होता है। इसलिए इसे यूकैरियोटिक कोशिकाओं का विनिर्माण एवं परिवहन केंद्र कहा जाता है। गोल्जी बॉडी के अध्ययन में सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। गोल्जी काय सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदलता है। 7वां हम लोग पढ़ते हैं लाइसोसोम। यह सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है। इसकी खोज डिडोबे के द्वारा किया गया था। यह एकल झिल्ली द्वारा निर्मित होता है। इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। इसका निर्माण गोल्जी काय अथवा अंतःप्रद्रव्य जालिका में होता है। लाइसोसोम नष्ट होकर कैंसर के निर्माण में मदद करता है। लाइसोसोम कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में सहायक होता है। लाइसोसोम में उपस्थित एंजाइम का निर्माण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। राइबोसोम 8वां, यह पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। इसकी खोज प्लैडे के द्वारा किया गया था। यह सबसे छोटा कोशिकांग है। यह जटिल संरचना वाले सूक्ष्म कण है जो प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक दोनों प्रकार के कोशिका में पाया जाता है। यह किसी भी प्रकार के झिल्ली से घिरा नहीं होता है। राइबोसोम का मुख्य कार्य अमीनो अम्ल के द्वारा प्रोटीन संश्लेषण में मदद करना होता है, अतः इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। प्रयोगशाला में राइबोसोम का संश्लेषण सर्वप्रथम नोमुरा ने किया। राइबोसोम के 2 सब यूनिट्स के आपस में जुड़ने के लिए मैग्नीशियम ++ आयन की आवश्यकता होता है। सेंट्रोसोम यह सिर्फ जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। इसकी खोज बोबरी ने के द्वारा किया गया। यह कोशिका विभाजन की क्रिया में सहायक होता है। सेंट्रोसोम का प्रमुख कार्य सूक्ष्म नलिकाओं प्रोटीन की खोखली नली को संगठित करना होता है। सूक्ष्म नलिकाओं को संगठित करना है जो कि कोशिकाओं कंकाल को स्थिर संरचना प्रदान करता है। अब हम लोग 10वां पढ़ते हैं गुणसूत्र यानी कि क्रोमोजोम। इसकी खोज वाल्टर फ्लेमिंग के द्वारा 1882 ईस्वी में की गई। धागे सदृश संरचनाएं होती है जो कि यूकैरियोटिक कोशिका के केंद्रक में पाई जाती है। यह डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन की बनी होती है। इनके ऊपर जो दाने के समान संरचनाएं पाई जाती है उन्हें हम जीन मान सकते हैं। न्यूक्लिक अम्ल में पाए जाने वाले बंध को फॉस्फोडाइएस्टर बंध कहते हैं। जीन प्रोटीनों का कुटन नहीं करता है। इन्हें आनुवांशिक लक्षणों का वाहक कहते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र के दोनों क्रोमैटिड जिस स्थान पर मिलते हैं उसे सेंट्रोमेयर कहते हैं। गुणसूत्र के अंतिम छोर को टेलोमेयर कहते हैं। गुणसूत्र का क्रियात्मक भाग जीन कहलाता है। अब हम लोग पढ़ते हैं डीएनए। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। यह अम्ल हमारे लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य करता है, अर्थात यह अम्ल हमारा आनुवांशिक पदार्थ है। इस अम्ल में डीऑक्सीराइबोज शर्करा और 4 नाइट्रोजन युक्त क्षार, 2 प्यूरीन, एडेनिन एवं गुआनिन तथा 2 पाइरेमैडिन, थाइमिन एवं साइटोसिन होते हैं। डीएनए के द्विरज्जी प्रतिरूप की खोज वाटसन एवं क्रिक नामक वैज्ञानिक ने किया था, जिसके लिए उन्हें 1953 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसके अनुसार डीएनए का व्यास 20 एंगस्ट्रम तथा एक टर्न की लंबाई 34 एंगस्ट्रम होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए लंबा, अशाखित तथा सर्पिलाकार होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में यह वृत्ताकार होता है। डीएनए अनेक न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। प्रत्येक टर्न में 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। एडेनिन थाइमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड A=T और साइटोसिन गुआनिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड यानी कि C ट्रिपल बॉन्ड G यानी कि साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड गुआनिन और एडेनिन डबल बॉन्ड थाइमिन होता है। केंद्रक के अलावा डीएनए कहाँ होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में। डीएनए फिंगरप्रिंट। किसी जीव या व्यक्ति के डीएनए में उपस्थित क्षार का क्रम निश्चित होता है जिसके द्वारा उस जीव या व्यक्ति का
लक्षण निर्धारित होता है। डीएनए के इसी निश्चित क्रम को डीएनए का फिंगरप्रिंट कहते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंट की खोज डॉक्टर एलेक जेफ्रेज के द्वारा किया गया था। भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट टेस्ट लाने का श्रेय डॉक्टर लालजी सिंह को जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंट टेस्ट संस्थान हैदराबाद, चंडीगढ़, लखनऊ इत्यादि स्थानों पर है। डीएनए फिंगरप्रिंट की उपयोगिता: पहला, अपराधियों का पता लगाने में, खोए माता पिता या संतान का पता लगाने में, संपत्ति विवाद के निपटारे में, आनुवांशिक रोग के इलाज में, और पांचवा है पराजनी फसल का निर्माण में। अब हम लोग पढ़ते हैं आरएनए, राइबोन्यूक्लिक अम्ल। यह अम्ल केवल कुछ विषाणुओं का ही आनुवांशिक पदार्थ होता है। हमारे शरीर में यह डीएनए की सूचनाओं को डिकोड करने एवं उन सूचनाओं को आगे क्रियान्वित करने का कार्य करता है। इन सूचनाओं से ही हमारे शरीर में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। इस अम्ल में राइबोज शर्करा एवं 4 नाइट्रोजन युक्त क्षार होते हैं। जहाँ डीएनए के थाइमिन क्षार की जगह यूरेसिल नामक क्षार होता है, जबकि अन्य क्षार समान होते हैं। आरएनए 3 प्रकार का होता है। पहला एमआरएनए, दूसरा टीआरएनए और तीसरा आरआरएनए। एमआरएनए एमिनो एसिड का निश्चित क्रम बनाता है। टीआरएनए यह एमिनो एसिड को राइबोसोम तक पहुंचाने का कार्य करता है। यह सबसे छोटा आरएनए है। आरआरएनए यह राइबोसोम पर पाया जाता है, जो प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है। अब 12वां हम लोग पढ़ते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है। इसकी खोज पोर्टर द्वारा की गई थी। सबसे बड़ी कोशिका अंग है। इसके भीतर का स्थान ल्यूमेन कहलाता है। चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका कुछ मात्रा में हार्मोन्स का भी संश्लेषण करता है। इसका प्रमुख कार्य वसाओं तथा प्रोटीनों का संश्लेषण करना है, जो विभिन्न झिल्लियों जैसे केंद्रक झिल्ली, कोशिका झिल्ली आदि का निर्माण करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार का होता है। पहला होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर और दूसरा होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वैसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पर राइबोसोम नहीं पाया जाता है। यह कोशिका में कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के संश्लेषण में सहायक होता है। कौन सा कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ एवं औषधि को विष रहित करता है? तो चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वैसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पर राइबोसोम पाया जाता है। यह कोशिका में प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है। वैक्यूल्स 13वां, यह सिर्फ पादप कोशिका में पाए जाते हैं। यह एक झिल्ली से घिरी हुई होती है जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। 14 अंतःद्रव्यी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह कोशिका की कुछ जैव रासायनिक क्रियाओं का स्थल होती है। यह कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों के बीच पदार्थों को पहुंचाता है। यह केंद्रक एवं कोशिका द्रव के बीच प्रोटीन के लिए अभिगमन चैनल की तरह कार्य करता है। यह ऊर्जा उत्पादन का स्थल नहीं होता है। 15वां है प्रासरण, ऑस्मोसिस। इसमें विलायक के अणु कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करते हैं। जल के अणुओं की गति जब वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे परासरण कहते हैं। अल्प परासरण में कोशिका फूल जाएगी। समपरासरण में कोई परिवर्तन नहीं। अति परासरण कोशिका चिपक जाएगी। एक कोशिकीय अवायवीय जीव तथा अधिकांश पादप कोशिका परासरण द्वारा जल ग्रहण करता है। जीन आनुवांशिक की इकाई है। जीन डीएनए का वह भाग है जो किसी विशिष्ट कार्य को संपादित करता है। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। नोट: जंपिंग जीन की अवधारणा बारबरा मैकक्लिंटॉक के द्वारा मज्जा पर प्रयोग के दौरान की गई थी। ट्रांसपोजोन के नाम से भी प्रचलित जंपिंग जीन डीएनए के ऐसे भाग हैं जो एक ही क्रोमोसोम अथवा एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम पर अपनी स्थिति बदलती रहती हैं। कोशिका के केंद्रक में डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना निहित होती है। एक कोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन अथवा विखंडन द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है। तो थैंक यू दोस्तों। तो ये था आज का टॉपिक जो हम लोग अच्छी तरह से समाप्त किए हैं। अगर वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। थैंक यू।